नमस्कार बच्चों। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान विषय के अध्याय 2 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र इस अध्याय को समझेंगे एवं इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, इस मीनिंग को समझने के लिए हमें इसके पूर्व के अध्याय पर थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी। इसके पूर्व का जो अध्याय था उसका नाम था द्विध्रुवीयता का अंत। द्विध्रुवीयता अर्थात विश्व का दो ध्रुवों में बंटना, दो शक्ति केंद्रों में विभक्त होना, जिसमें से एक शक्ति थी अमेरिका और दूसरी थी सोवियत संघ। सोवियत संघ का विघटन होने के पश्चात विश्व पटल पर एकमात्र अमेरिका ही महाशक्ति के रूप में बचा। पूरे विश्व पर अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया। अब ये सोचा गया कि अमेरिका का वर्चस्व को चुनौती देने के लिए क्या कोई विकल्प मौजूद है। तब विश्व में कुछ क्षेत्रीय संगठन तथा कुछ देश अपनी शक्ति में लगातार वृद्धि कर रहे थे। तब इन्हें सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में देखा गया। इन सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में हम इस अध्याय में मुख्य रूप से यूरोपीय संघ, एशिया में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन जिसे आसियान कहा जाता है, इसका चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे कुछ देशों एवं क्षेत्रीय संगठनों का अध्ययन करेंगे। आसियान एवं यूरोपीय संघ ये ऐसे संगठन थे जो लगातार अपनी शक्तियों में वृद्धि कर रहे थे तथा इनमें ऐसी शक्ति थी जो अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित कर सकते थे। यूरोपीय संघ, थोड़ा सा इसके विषय में चर्चा कर ले। यूरोपीय संघ जिसे शॉर्ट फॉर्म में ईयू कहा जाता है, यूरोपीय यूनियन, यह एक क्षेत्रीय संगठन है। यह एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करता है। इसका स्वयं का अपना एक झंडा है, गान है, स्थापना दिवस है और इसकी अपनी एक मुद्रा है। यूरोपीय यूनियन का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत जबरदस्त है। यूरोपीय संघ का एक सदस्य है फ्रांस। ये फ्रांस सुरक्षा परिषद में का एक स्थायी सदस्य है और ये परमाणु शस्त्रों से संपन्न एक राष्ट्र है। दूसरे वैकल्पिक केंद्र के रूप में आसियान की चर्चा करते हैं। आसियान ये भी एक क्षेत्रीय संगठन है। ये मुख्य रूप से एशिया के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से संबंधित है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसकी स्थापना में मुख्य रूप से 5 देशों ने बैंकॉक में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। उसके परिणाम स्वरूप आसियान अस्तित्व में आया। ये जो 5 देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये इसके संस्थापक देशों में काउंट किए जाते हैं। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 10 है। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। आसियान जो संगठन है, इसको स्थापित करने का जो मूल उद्देश्य था वो देशों को साझा बाजार तथा सामाजिक आर्थिक विकास में मदद करना था। इन दो क्षेत्रीय संगठनों के अलावा चीन ये भी सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर कर आया। चीन ने अति तीव्र गति से अपने आर्थिक विकास को काफी मजबूत किया है। 1978 में चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की गई। चीन ने शॉक थेरेपी के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से विकसित किया। सन 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ तथा सन 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध समाप्त हो गए। इनसे 1962 के युद्ध के बाद भारत चीन के संबंधों में काफी कटुता आ गई, तो कूटनीतिक संबंध में कमी आई, अर्थात वो लगभग समाप्त ही हो गए थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान भी एक बड़ी शक्ति के रूप में विश्व पटल पर उभर कर आया। जापान द्वितीय विश्व युद्ध के में सबसे ज्यादा ट्रेजेडी से ग्रस्त राष्ट्र था। परमाणु हथियारों की जो ट्रेजेडी थी वो जापान ने झेली थी। अतः इतना सब होने के बावजूद भी जापान एक बड़ी शक्ति के रूप में विश्व पटल पर कायम है और अपनी अर्थव्यवस्था को इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ा रहा है कि आज जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में गिनी जाती है। जापान के अलावा दक्षिण कोरिया जो एशिया में एक महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। इस चैप्टर की ये शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग समझने के बाद हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं। इस चैप्टर से 6 अंक का ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग 6 अंक का निर्धारित किया गया है। अब इन 6 अंक में
आपके ऑब्जेक्टिव 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर किसी भी टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्योंकि सरल होते हैं, इसमें हमें एक शब्द याद करना पड़ता है, अतः इनको याद करना सरल है और स्कोरिंग है। तो हम मुख्य रूप से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर ज्यादा जोर देंगे। यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि के तहत हुई? जो हमने पहला क्षेत्रीय संगठन पढ़ा, ईयू या यूरोपीय संघ, इसकी स्थापना किस संधि के तहत हुई? आंसर है मास्ट्रिस्ट संधि। इसको आप लिख के देख लें, कहीं कोई लिखने में इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। 1 नंबर का आंसर है, 1 नंबर के एक शब्द पर मिलते हैं, अतः इस शब्द में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। कहीं कहीं आप बुक में देखेंगे या गाइड में या कहीं भी देखेंगे तो आपको मास्ट्रिस्ट लास्ट में चा लिखा हुआ मिलता है, दोनों ही सही माने जाते हैं। तो इसमें कंफ्यूज ना हो कि मास्ट्रिस्ट या मास्ट्रिच संधि कोई अलग अलग प्रकार की संधियां हैं। अगला प्रश्न जो आता है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई। यूरोपीय संघ की एकीकृत मुद्रा कौन सी थी? जैसा कि मैंने बताया कि यूरोपीय संघ एक क्षेत्रीय संगठन है, इसकी स्वयं की झंडा है, इसका गान है, इसकी स्वयं की एक मुद्रा है। ये मुद्रा जो है इसे यूरो कहा जाता है। यूरोपीय यूनियन से कनेक्ट कीजिए तो याद करना सरल हो जाएगा। यूरोपीय यूनियन की मुद्रा कौन सी है? यूरो है। यूरो जो मुद्रा है, ये जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं सभी के द्वारा इसे अभी अपनाया नहीं गया है, लेकिन लगभग 19-20 राष्ट्रों के द्वारा यूरोपीय संघ की इस मुद्रा का अधिकृत रूप से स्वीकार कर लिया गया है। वर्तमान में यूरोपीय संघ की सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान में यूरोपीय संघ की जो सदस्य संख्या है वो 27 है। अभी कुछ साल पहले इसकी सदस्य संख्या 28 थी। अब थोड़ा सा इसमें हमें ध्यान देंगे कि हमेशा किसी भी संघ की सदस्य संख्या है उसमें वृद्धि ही होती है, लेकिन यहाँ यूरोपीय संघ की सदस्य संख्या में कमी हुई है। इसकी सदस्य संख्या 28 से 27 बची। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि वर्तमान में यूरोपीय संघ की जो सदस्य संख्या 28 से 27 बची है, तो इसका कौन सा राष्ट्र है जो इसकी सदस्यता को त्याग चुका है? अगला क्वेश्चन यदि आपको हाईलाइट दिख रहा हो तो 8वां प्रश्न पे पहले हम जाएंगे कि यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन कब अलग हो गया? यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन अलग हुआ 31 जनवरी 2020 को। जब ये यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ तब इसकी जो सदस्य संख्या थी 28 से 27 बची। अच्छे से याद रखें, और बहुविकल्पीय प्रश्न के अंतर्गत आता है तो आपको 27 भी लिखा मिलेगा, 28 भी लिखा मिलेगा। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वर्तमान में जो इसकी सदस्य संख्या है वो 27 है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? इसका स्वयं का जो झंडा है वो महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आ सकता है इसके झंडे में जो सितारे हैं उनकी संख्या कितनी है? तो 12 आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा जाता है। तो यूरोपीय संघ के शांति का नोबेल पुरस्कार 2012 में मिला था। यूरोपीय संघ का कौन सा सदस्य सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य में शामिल है? यूरोपीय संघ के 27 देश हैं। 27 देशों में से एकमात्र फ्रांस ही ऐसा देश है जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण किए हुए हैं। स्थायी सदस्य होने के कारण फ्रांस को वीटो पावर भी प्राप्त है। 8वें क्वेश्चन पर हमारी चर्चा हो चुकी है, तो अब हम 9वें क्वेश्चन पे बात करेंगे। आसियान संगठन की स्थापना कब हुई? यूरोपीय संघ के बाद जो दूसरा हमने सत्ता का वैकल्पिक केंद्र के अंतर्गत जो संगठन पर चर्चा की थी वो है आसियान। तो स्थापना कब हुई? आसियान संगठन की स्थापना 1967। 67 याद रखना है, 1967। आसियान संगठन की सदस्य संख्या कितनी है? 10। यूरोपीय संघ की सदस्य संख्या 27, आसियान की सदस्य संख्या 10। अगला प्रश्न है, चीन में आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब की गई? 1978। अगला प्रश्न है, साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी अर्थव्यवस्था को किस मॉडल पर आधारित किया गया? सोवियत मॉडल पर, क्योंकि यहाँ यहाँ भी साम्यवाद का समर्थन किया जा रहा था चीन में, और सोवियत संघ भी साम्यवादी विचारधारा से कनेक्टेड था, अतः इसलिए चीनी अर्थव्यवस्था में जो मॉडल अपनाया गया था उसे सोवियत मॉडल कहा जाता है। चीन ने खुले द्वार की नीति किस देश ने अपनाई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
यदि आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को उठाएंगे तो आपको ये वाला प्रश्न जरूर ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा। खुले द्वार की नीति किस देश ने अपनाई? आंसर है चीन। या इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है, चीन के द्वारा किस नीति को अपनाया गया? तो खुले द्वार की नीति को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 1978 में अपनाया गया। चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? 2001 में। पूरब की ओर चलो नीति अपनाई। पूरब की ओर चलो नीति भारत के द्वारा अपनाई गई। पूरब की ओर चलो नीति के तहत भारत जो एशिया के पूर्वोत्तर देश हैं उनके साथ में अपने संबंधों को और मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा है। भारत ने लुक ईस्ट की नीति, लुक ईस्ट अर्थात ये पुनः पूर्व की तरफ इशारा करता है। भारत ने लुक ईस्ट की नीति को कब अपनाया? 1991 में। भारत ने एक्ट ईस्ट की नीति को कब अपनाया? 2014 में। पहले भारत ने देखा, फिर उस पर एक्ट किया। तो लुक ईस्ट 1991, फिर एक्ट ईस्ट 2014। अगला प्रश्न जो है 19वां प्रश्न, मार्शल योजना की स्थापना कब हुई? 1948 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी तरीके से इसको पूछा जाता है। आपको इसको विशेष रूप से याद रखना है कि मार्शल योजना की स्थापना कब हुई। एक बार पुनः आंसर सुने, 1948। चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ? ये तो आपको याद होना ही चाहिए। चीन का भारत पर आक्रमण 1962 में हुआ। चीन ने खेती का निजीकरण कब किया? चीन ने जो अपनी अर्थव्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए जो नीति अपनाई थी वो शॉक थेरेपी के तहत नहीं थी। उसने चरणबद्ध तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को परिवर्तित किया था। इसी चरणबद्धता के अंतर्गत चीन ने पहले खेती का निजीकरण किया, तो वो है 1982। फिर चीन के द्वारा उद्योगों का निजीकरण किया गया, तो वो कुछ वर्षों बाद 1998 में किया गया। एक बार फिर से ध्यान दें, खेती का भी निजीकरण किया गया, उद्योगों का भी निजीकरण किया गया। खेती का निजीकरण पहले किया गया 1982 में, उद्योगों का निजीकरण बाद में किया गया 1998 में। 23वां क्वेश्चन, इसको 2 नंबर के प्रश्न के अंतर्गत भी पूछा जा सकता है, तो बहुत अच्छे से याद कर लें। 1 नंबर में भी आ सकता है। जहां तक है तो इसका आंसर 2 नंबर के हिसाब से याद करें तो बेहतर होगा। मार्शल योजना क्या थी? मार्शल योजना ये अमेरिका के द्वारा चलाई गई योजना थी जो 1948 में चलाई गई। इसका मुख्य उद्देश्य था यूरोप की आर्थिक स्थिति, या जो पश्चिमी यूरोप के जो देश थे उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और उनमें को आर्थिक रूप से मदद दी गई थी। तो अमेरिका ने इन देशों को मदद देने के लिए जो योजना चलाई थी उसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। अब हम इस चैप्टर के कुछ लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो महत्वपूर्ण हैं और अभी पिछले वर्षों में पूछे भी गए हैं और आने वाले वर्षों में आशा की जाती है किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। आसियान का पूरा नाम, आसियान जो एक क्षेत्रीय संगठन है, इसका पूरा नाम दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ये मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया से संबंधित है। तो ए फॉर एसोसिएशन, एस फॉर साउथ, ई फॉर ईस्ट, ए फॉर एशियन, एन फॉर नेशन। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। यदि आपसे अंग्रेजी में नहीं बनता तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, और इंग्लिश में लिखना चाहें तो एसोसिएशन को हिंदी में आप अंग्रेजी को हिंदी में यूज करके भी लिख सकते हैं। आपके दोनों उत्तर सही माने जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने आसियान की स्पेलिंग लिख के दी है, तो आपको एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन ही लिखना है। आपको आंसर जरूर लिखना है। आपसे हिंदी में बनता है तो हिंदी में, इंग्लिश में बनता है तो इंग्लिश में, छोड़कर नहीं आना है। इस चीज पर विशेष ध्यान दें। आसियान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आसियान जो क्षेत्रीय संगठन स्थापित किया गया, ये किस उद्देश्य को लेकर स्थापित किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन कलर से जो हाईलाइट किया गया है इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक विकास को तेज करना। किसके आर्थिक विकास को तेज करना? जो दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्र हैं उनके आर्थिक विकास को तेज करना। जब आर्थिक विकास होगा तो उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को भी हासिल किया जा सकता है।
तो आसियान का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को हासिल करना। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे किस बात के प्रतीक हैं? आपकी बुक में यूरोपीय संघ का जो झंडा है बना हुआ है, आप यदि खोलकर देखेंगे तो उसमें आपको 12 सितारे नजर आएंगे। ये 12 सितारे हैं, वो सर्किल में बने हुए हैं और ये सुनहरे रंग के होते हैं। यूरोप में 12 की संख्या को पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इन्होंने यूरोपीय संघ के झंडे में 12 अंक या 12 सितारों को चुना। सांगेन वीजा क्या है? सांगेन वीजा एक समझौते के तहत शुरू किया गया था। सांगेन में एक समझौता हुआ था, उसके तहत एक वीजा जारी किया गया था। इस वीजा के थ्रू ये होता था कि किसी भी एक देश का वीजा लेने पर यूरोपीय संघ में शामिल सभी देशों में जाया जा सकता था। तो इससे काफी लोगों को फायदा मिलता था और इससे वहां का टूरिज्म जो है वो काफी विकसित हुआ, उसको काफी बढ़ावा मिला। अगला क्वेश्चन है, आसियान शैली क्या है? ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले वर्षों में भी पूछा गया है। अभी जो माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो मुख्य परीक्षा हुई थी उसमें भी एक शब्द, एक वाक्य के उत्तर के अंतर्गत इसे पूछा गया है। आसियान शैली क्या है? आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को ही आसियान शैली कहा जाता है। अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली, आपको ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को ही आसियान शैली कहा जाता है। 1962 में भारत और चीन के मध्य किन मुद्दों को लेकर सीमावर्ती विवाद हुआ? भारत और चीन 1962 के पहले तक भारत और चीन के संबंध अच्छे थे, लेकिन किन्हीं मुद्दों को लेकर भारत और चीन के संबंध में मनमुटाव उत्पन्न हो गया और उनमें से एक जो विषय था वो सीमावर्ती विवाद था, सीमाओं को लेकर विवाद था। तो 1962 में किस क्षेत्र की सीमाओं को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, इसको देखेंगे। 1962 में भारत और चीन के मध्य अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र को लेकर विवाद हुआ था। दो शब्द याद रखने हैं, अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाके और दूसरा है लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या हैं? इसको यदि 2 नंबर के प्रश्न के हिसाब से देखें तो 2 पॉइंट काफी हैं। इन 2 पॉइंट में मूल रूप से जिसको मैंने डार्क ब्लू से हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है, इसको आप याद रखें। आसियान विजन 2020 के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या हैं? तो पहली जो बात है वो आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता देना। कहाँ? अंतरराष्ट्रीय समुदाय में। दूसरा जो पॉइंट है 2020 विजन के अंतर्गत आसियान द्वारा टकराव के स्थान पर परस्पर बातचीत के द्वारा समस्याओं का समाधान करना, इसको प्रमुखता दी गई है। आसियान जो है एक सफल संगठन है। ये सफल इसलिए है क्योंकि इसके बीच में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं वह उनको शांतिपूर्ण तरीके से आपसी बातचीत के द्वारा उनको हल करने का प्रयास करता है। इस चीज को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए 2020 विजन की बातें आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या है? ये इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस चैप्टर में हमने 2 क्षेत्रीय संगठनों पर चर्चा की, एक यूरोपीय संघ और दूसरा आसियान। अब जब हम क्षेत्रीय संगठनों की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या है। यदि आप ध्यान देते हो तो आजकल काफी क्षेत्रीय संगठन बनते जा रहे हैं, तो इनको बनाने का उद्देश्य क्या है? कुछ ना कुछ इनमें लाभ होता होगा, फायदा होता होगा क्षेत्रीय देशों के लिए, इसलिए लगातार क्षेत्रीय संगठनों में वृद्धि होती जा रही है। तो इनके बनाने के उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य देखें कि इससे क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलता है। जो क्षेत्रीय संगठन है उसमें जो क्षेत्रीय देश शामिल होते हैं उनके बीच में सहयोग को बढ़ावा मिलता है, इसलिए क्षेत्रीय संगठन बनाए जाते हैं। दूसरा, सदस्यों के बीच आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो क्षेत्र के जो सदस्य देश रहते हैं, जो संगठन के सदस्य होते हैं, उनके बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए
क्षेत्रीय संगठन बनाए जाते हैं। अगला बिंदु है क्षेत्रीय समस्याओं का परस्पर सहयोग से क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढना। राष्ट्र हैं, आपस में उनके बीच में किसी बात को लेकर मतभेद उत्पन्न हो सकता है, झगड़ा उत्पन्न हो सकता है, समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन क्षेत्रीय संगठन इन समस्याओं को तूल नहीं देते। वो चाहते हैं कि क्षेत्रीय समस्याएं हैं तो परस्पर सहयोग के माध्यम से उन समस्याओं का जो समाधान है वो क्षेत्रीय स्तर पर ही ढूंढ लिया जाए। किसी बाहरी शक्ति को उस समस्या के समाधान में इन्वॉल्व ना किया जाए। अगला, क्षेत्रीय विवादों को आपसी बातचीत द्वारा हल करना, शस्त्रों का उपयोग ना करना, युद्ध की स्थिति निर्मित ना करना, बातचीत के द्वारा उन समस्याओं को हल कर लेना ताकि उस क्षेत्र में शांति और सौहार्द को बढ़ावा मिल सके। ये मुख्य उद्देश्य हैं जिनको लेकर क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना की जाती है। अगला, भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर क्या असर होता है? क्षेत्रीय संगठन, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये क्षेत्र विशेष के देशों के द्वारा निर्मित संगठन होते हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि इन क्षेत्रीय संगठनों में यदि भौगोलिक निकटता हो तो इन क्षेत्रीय संगठनों पर क्या असर पड़ता है? भौगोलिक निकटता होने से क्षेत्रीय संगठन और मजबूत होंगे। पहला बिंदु देखते हैं, भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर जो पहला असर है वो ये है कि इनसे जो देश हैं, क्षेत्रीय जो देश हैं, उनमें यातायात एवं संचार के माध्यम से जुड़ाव सरल हो जाएगा। यदि उनमें भौगोलिक निकटता है तो एक देश दूसरे देश से कनेक्ट सरलता से हो जाएगा, कम समय में हो जाएगा। भौगोलिक निकटता के कारण इन क्षेत्रों में जो देश हैं उनमें संगठन की भावना विकसित होती है। यदि उनमें भौगोलिक निकटता है तब, यदि दूरियां रहती हैं तो फिर उनके बीच में वो जो एक संगठन की भावना होनी चाहिए वो उतनी अधिक विकसित नहीं हो पाती। भौगोलिक निकटता के कारण सामूहिक सुरक्षा पर कम व्यय होता है क्योंकि सभी देश आसपास रहते हैं। यदि एक देश के ऊपर खतरा उत्पन्न होता है तो दूसरा देश भी उससे प्रभावित होगा, और एक देश अपनी सुरक्षा के लिए यदि कदम उठाता है तो कहीं ना कहीं अन्य देशों को भी उससे लाभ प्राप्त होगा। तो सामूहिक सुरक्षा पर कम व्यय किया होता है यदि भौगोलिक निकटता होगी तो। अगला बिंदु है, भौगोलिक निकटता के कारण परस्पर आपसी मेल मिलाप को बढ़ावा मिलेगा। यदि नजदीक होंगे, जैसे एक उदाहरण के तौर पर देखें कि हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, जो हमारे आसपास रहते हैं या जिस शहर में हम रहते हैं उसी शहर में रहते हैं, तो उनके साथ में हमारे मेल मिलाप अधिक रहते हैं। जो हमसे दूर रहते हैं उनसे हमारा मिलना जुलना नहीं हो पाता। तो इसी तरीके से जब भौगोलिक निकटता राष्ट्रों के मध्य होगी तो उससे उनके बीच में मेल मिलाप काफी बढ़ेगा। लास्ट बिंदु, जिससे यदि इनके बीच में मेल मिलाप बढ़ेगा तो इससे उनके बीच में आर्थिक सहयोग होगा और अंतर्देशीय जो व्यापार है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो इस दृष्टि से देखें तो भौगोलिक निकटता किसी भी क्षेत्रीय संगठन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है ये, आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ और उनके उद्देश्यों के बारे में बताइए। आसियान समुदाय के 3 मुख्य स्तंभ हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। आसियान समुदाय के 3 मुख्य जो स्तंभ है उसमें से पहला जो स्तंभ है वो आसियान सुरक्षा समुदाय, दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय और तीसरा है आसियान सामाजिक व सांस्कृतिक समुदाय। यदि सेम यही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है तो आपको यदि स्तंभों के नाम याद है, उद्देश्य याद नहीं है, तो बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। आप नाम लिख देंगे, इनके नाम में ही इनके उद्देश्य छुपे हुए हैं, तो आप नाम याद करेंगे और उनसे थोड़ा सा सेंटेंस क्रिएट करके आप उनके उद्देश्यों को भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान सुरक्षा समुदाय, इस पे ये किस से रिलेटेड समुदाय है? सुरक्षा से। तो इसका उद्देश्य क्या होगा? यह आसियान के सदस्य देशों के बीच होने वाले संभावित टकरावों को दूर करके सुरक्षा की व्यवस्था करता है। आसियान के सदस्य देशों के बीच होने वाले संभावित टकरावों को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि ये एक सुरक्षा समुदाय है। ये इन देशों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करता है। दूसरा है आर्थिक समुदाय। तो आर्थिक समुदाय स्पष्ट हो रहा है नाम से कि ये आर्थिक विकास से संबंधित होगा। तो यह आसियान देशों का साझा बाजार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया समुदाय है। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रों के मध्य साझा बाजार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। तीसरा, आसियान सामाजिक व सांस्कृतिक समुदाय, नाम से स्पष्ट है, यह मुख्य रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक चीजों से रिलेटेड है, संबंधों से रिलेट करता है। आसियान देशों के मध्य सामाजिक व सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना इस समुदाय का मुख्य उद्देश्य है। अभी तक जितने भी प्रश्न बताए गए हैं उनको याद करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आप चाहें तो इसी
वीडियो क्लिप की स्क्रीनशॉट लेकर आप इन आंसर को याद कर सकते हैं। ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन हैं, इनको ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि शायद आप लोग के पास इतना समय भी नहीं है कि आप बड़े क्वेश्चन को याद कर सकें। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट लगा, पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको अपनी पीपीटी में शामिल किया। यूरोपीय संघ को क्या चीज़ एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है? मतलब कौन-सी चीज़ है जो इस संगठन को मजबूत बनाती है? इस क्वेश्चन को एक अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है कि यूरोपीय संघ की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं? चाहे यूरोपीय संघ की मुख्य विशेषताएँ आएँ, चाहे यूरोपीय संघ को क्या चीज़ एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है? दोनों का आंसर आपको यही लिखना है। ये जो 4-5 बिंदु दिए गए हैं, आपका आंसर यही रहेगा, चाहे विशेषताओं के अंतर्गत लिखना हो आपको आंसर, चाहे एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन के रूप में यूरोपीय संघ की व्याख्या करनी हो। आंसर में दिया गया है यूरोपीय संघ यूरोपीय देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1992 में हुई। यूरोपीय यूनियन का अपना स्वयं का झंडा है, गान है व स्थापना दिवस है। यूरोपीय देशों की अपनी मुद्रा है जिसे यूरो कहा जाता है। इसके पास परमाणु हथियार हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो एक स्थायी सदस्य है वो फ्रांस है। फ्रांस एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र है। अगला बिंदु है यूरोपीय यूनियन का सैन्य क्षमता में अमेरिका के बाद दूसरा स्थान है, अर्थात यूरोपीय संघ जो है वो सैन्य दृष्टि से भी काफी मजबूत संगठन है। यूरोपीय संघ का आर्थिक प्रभाव काफी प्रबल है। यह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यदि देखा जाए तो अमेरिका के बाद जो अर्थव्यवस्था है वो यूरोपीय संघ की ही आती है। ये सभी विशेषताएं यूरोपीय संघ को एक प्रभावी और प्रभावी क्षेत्रीय संगठन के रूप में स्थापित करते हैं। एक और प्रश्न जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, ये आपसे बन जाएगा, इसलिए इसको बहुत डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि भारत और चीन के मध्य जो विवाद हुए या उनके बीच जो मतभेद हैं उनके पीछे क्या कारण रहे। जैसा कि बताया कि 1962 के पूर्व भारत और चीन के संबंध काफी अच्छे थे। हिंदी चीनी भाई भाई वाला नारा चलता था। काफी कुछ चीजें भारत और चीन की एक जैसी थी, जैसे भारत भी अ, स्वतंत्र हुआ था उसी समय, और दोनों की कृषि प्रधान देश थे। इन दोनों देशों में विकासशील अ, जो व्यवस्था थी वो थी। धीरे धीरे दोनों कृषि के माध्यम से अपना देश का विकास कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे मतभेद के कारण उत्पन्न हो गए जिसके कारण दोनों के बीच संबंध में खटास आ गई। इसमें से पहला जो बिंदु है वो है तिब्बत समस्या। 1950 में ये तिब्बत समस्या उत्पन्न हुई। तिब्बत पर चीन अपना अधिकार बताता है और बल्कि ये एक स्वायत्त क्षेत्र था। ये ना इस पे चीन का अधिकार था ना भारत का है, लेकिन वर्तमान में चीन ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया है। भारत चीन सीमा विवाद भी भारत और चीन के मध्य मतभेद का बहुत बड़ा कारण है। आए दिन चीन भारत की गांवों को, भारत की सीमा को अपने नक्शे में दिखाकर उसे अपना बताता रहता है। भारत और चीन के मध्य जो मुख्य सीमा रेखा है उसे मैकमोहन कहा जाता है, लेकिन चीन किसी भी रूप में इस मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है और अरुणाचल प्रदेश या पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनकी सीमाओं को अपने कब्जे में करता जाता है और अपने अधिकृत जो मैप है उसमें भारत के हिस्से को चीन का हिस्सा बताता है। 1962 का युद्ध, ये जो आक्रमण किया गया था ये बिना किसी उद्देश्य के किया गया था। 1962 का युद्ध जो हुआ था और अचानक से चीन ने इसे युद्ध विराम की भी घोषणा कर दी थी। किंतु इससे भारत को काफी क्षति हुई थी। तो इस युद्ध के कारण भी दोनों के बीच में काफी विवाद और मतभेद उत्पन्न हो गए थे। अगला जो कारण है उनके बीच विवाद का या मतभेद का वो है चीन पाकिस्तान संबंध। चीन और पाकिस्तान के संबंध काफी मजबूत होते जा रहे हैं। चीन पाकिस्तान को आर्थिक एवं सैन्य सहायता प्रदान करता है और पाकिस्तान चीन के द्वारा प्राप्त सहायता का उपयोग जो है वो भारत के विरुद्ध करता है। अतः चीन और पाकिस्तान के बीच जो बढ़ते हुए दोस्ती है ये भारत के लिए खतरा बनी हुई है और चीन और पाकिस्तान के जो संबंध है ये भारत और चीन के संबंधों में खटास उत्पन्न कर रहे हैं। इस तरह आज का ये अध्याय जो सेकंड चैप्टर है ये समाप्त होता है। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से पढ़ें और इन प्रश्नों को याद कर लें।
दुआ करूंगी कि इसमें से आपके क्वेश्चन आ जाएं और आप अच्छे से पास हो जाएं। धन्यवाद।